मैं अपने फैमिली की इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे खानदान में उत्साह का माहौल छा गया। सब कहने लगे कि घर में लक्ष्मी आई है। अब तक हमारे घर में सारे लड़के ही थे, कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी और मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी। मेरा नाम माँ ने शीतल रखा। जैसे ही मैं होशियार हुई, सब लोग मेरे पास आकर मेरी शादी की बात करते थे। मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी आता मेरे लिए गुड्डे और गुड़िया लेकर आता और मैं भी उत्सुकता में आकर उनकी शादियां कर आया करती थी। मेरी दादी गुड़िया का नाम शीतल रखती और खुशी खुशी मेरी गुड़िया गुड्डे की शादी में झूम झूम कर नचाती। इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल से वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कब पंख लगाकर उड़ गया और मैं जवानी की दहलीज पर आ गई। जवान होते होते पूरे खानदान में चर्चे होने लगे कि अब शीतल की शादी बड़े ही धूमधाम से करी जाएगी। मेरा बचपन से बड़ा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की ज़िंदगी से मैं बोर हो गई थी। असल में मेरे घर में कोई लड़की तो थी नहीं और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली दोस्त नहीं बनी, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी लड़की मेरे पास नहीं थी। सारे मेरे कज़न लड़के ही थे और मैं घर में पड़ी अकेले अकेले बोर होने लगती थी। शहर की हवा तो आप सबको पता ही है। शहर क्या है, बिल्डिंग का एक जंगल है। और मैं कहानियाँ भी बहुत पढ़ती थी, तो मेरा ज़हन ऐसा बन गया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो जाए, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सकूं। और हाँ, एक और सपना था कि मेरी कोई ना कोई ऐसी हो जिसकी शादी ना हुई हो, ताकि मैं शादी के बाद कम से कम एक दोस्त बना सकूं। मुझे अपने शादी के इतने अरमान थे। मैं हमेशा से यही चाहती थी, अपने पति के साथ यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और बहुत सारे तो ऐसे अरमान थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे मेरी शादी की बात चली और एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हमारी नज़र में आ गया। मेरी दादी ने जाकर देखभाल की, मेरे भाइयों और पिताजी ने उस रिश्ते की पूछताछ की। सब कुछ समझ में आने के बाद मेरी दादी के बंधन का टाइम आ गया और जैसा मेरा अरमान था कि मेरी शादी गाँव में हो, वो पूरा हो गया। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर शहर से गाँव की तरफ आ गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। हर दिन एक नया उत्साह मेरे अंदर रहता था। रोज ही लगता था कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, कहीं नई जगह घूमने को मिलेंगे, नया खाने को मिलेंगे, और इसी तरह महीने 2 महीने पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उस परिवार के साथ घुल मिल गई, लेकिन जैसे जैसे हमें घुलती गई तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब परिवार है। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिससे कि मैं हैरान हो जाती थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब हादसा हो रहे थे। पहला तो ये कि मेरा पति शादी के बाद ही विदेश कमाने के लिए चला गया। अब यहाँ मेरी पहचान वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी मदद अपने आप ही कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में न जाने मेरी आँख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बहू क्या अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटा ही हुआ था सोए हुए। मैं अपनी आंखें मलती हुई बाहर आई और मेरी आंखें लाल थी। मेरी आंखों को देखकर मेरी सासू माँ हैरान हो गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैंने रात की सारी बात सासू माँ को बताई कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करना, कल से अपनी ननद के कमरे में उसके साथ ही सो जाना। आखिर वो तेरी बहन जैसी ही तो है। मुझे सास की ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बेटी के बदले ननद कह रही थी। इस पर मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से टीना दीदी के कमरे में सो जाऊंगी। फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। अभी तक टीना सोई हुई थी। फिर हमने उसे उठाया और हम सब ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मेरी ननद कॉलेज चली गई और मैं दिन भर यही सोचती रही कि रात भर किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल गई, लेकिन सोने से पहले याद आया, माँ जी ने मुझे टीना दीदी के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और बोला, भाभी सब ठीक तो है? मैंने कहा, माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। टीना बोली, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ, तो लाइट सारी सारी रात जली रहती है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। टीना की बात सुनकर मैं उसका हाथ पकड़कर बोली,
कोई बात नहीं दीदी, मुझे नींद आ जाएगी, मैं हर माहौल में सो जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लगता है। मैं आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर टीना ने मुंह बना लिया। ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आज से ही आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात तो मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाले आंगन में सुनी थी, इसलिए डर की वजह से मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं दूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊँ। वापस आए तो टीना अपना कमरा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहला कर रख देती। अगली सुबह जब मैंने अपनी सास को बताया कि टीना ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया, तो उन्होंने टीना को बहुत डांटा और कहा कि कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब टीना के पास कोई बहाना नहीं था। जैसे ही रात हुई, मैंने उनके कमरे में अपनी जगह बना ली और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि टीना को प्यास लग गई। उसने मुझे जगाया और कहा कि भाभी बाहर जाकर जरा मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही। ये बातें सुनकर मैं घबरा गई और कहा क्या हुआ टीना, तुमने रात को क्या खाया था? वो बोली तुम जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं शर्मिंदा होकर उठी और पानी लेने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि टीना मेरी तरफ गुस्से से भरी नज़रों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए चली गई, पर जब मैं वापस आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं हैरान रह गई। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी डर की वजह से जान निकल गई। रात का अंधेरा, ऊपर से घर भी इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। मैं 15 मिनट तक टीना के कमरे के बाहर ही खड़ी रही और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भागती हुई अपने कमरे की तरफ गई, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने कमरे की लाइट ऑन की और अच्छी तरह से इधर उधर देखा और अंदर से कुंडी लगाकर अपने बेड पर लेट गई। फिर अचानक किसी शोर से मेरी आंख खुल गई। ये बिल्कुल वैसा ही शोर था। इस शोर को सुनते ही डर की वजह से मेरी हालत खराब हो जाती। काफ़ी रात गुजर गई और शोर भी बंद हो गया। अब मैंने राहत की सांस ली। सुबह मेरी आंख खुली, पर अब मैंने तय कर लिया था कि मैं जान कर ही रहूंगी कि वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही। मैंने इस बारे में अपनी सास से कोई शिकायत नहीं की, पर अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी ननद से पूछ ही लिया तो वो पलट कर मुझे ही सुनाने लगी। कहने लगी कि भाभी, मैंने कल रात आपको पानी लाने भेजा था, पर उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतज़ार करती रही। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि लोग कितने मतलबी और झूठे होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मैं आज भी रात को टीना के कमरे में सो गई। रात को फिर से वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने उससे वादा लिया कि वह दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करेगी, मगर उसने फिर से वही हरकत की। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा, पर अब मैंने सोच लिया कि अब कल से मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी। मैंने अगली सुबह टीना से कोई शिकायत नहीं की। दिन गुजर गया और मैं रात को फिर से उसके कमरे में सो गई। रात के 1:30 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया और बोली, भाभी मुझे घबराहट हो रही, मेरे लिए पानी ले आओ। पर मैंने अपनी आंख नहीं खोली। मैंने सोने की भरपूर एक्टिंग की। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने आंख नहीं खोली। वो मुझे बार बार जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैंने उठने वाले में से नहीं थी। फिर उसने मुझे तेज़ आवाज़ लगाई, पर मैं बिल्कुल भी नहीं जगी। उसको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, तो उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबी उसके पास ही रखी हुई थी। फिर उसने अलमारी से एक पोटली निकाली और एक नज़र मेरी तरफ देखा। फिर अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। भगवान, यह लड़की रात के समय कहाँ जा रही है? उसको घर की इज्जत का कोई तो ख्याल होना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर अपनी सासू माँ को बता दूँ कि टीना आधी रात को किसी से मिलने जा रही है। फिर मैंने सोचा कि इसमें हम सब की बदनामी होगी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद ही टीना को समझा कर देखूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। फिर से वही आवाज़ें आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी रही। देखा तो टीना कमरे की खिड़की से दोबारा वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमीरा बंद कर ली और अलमीरा की चाबी अपने पास ही रख ली। मैं तो हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई थी, लेकिन यह तो बड़ी बहादुर निकली। अब मुझे समझ आ गया कि टीना मुझे रात को पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। फिर मुझे एक आइडिया आया
कि अगले दिन टीना के कमरे में सोने से पहले मैं उसको सख्ती से मना कर दूंगी कि आधी रात को मुझे पानी के लिए मत जगाया करो, मेरी नींद खराब होती है। इसलिए मैं आज पहले ही जग में पानी भरकर लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वह मुझे रात को जगाए। रात के उस पहर वह बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी, उसने वैसे ही किया। खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। मैं हैरान से देख रही थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैं भी बेड से उठी और टीना की तरह ही मैंने भी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, ये खिड़की घर के पिछवाड़े में खुली थी। टीना तो तेज रफ्तार से चल रही थी, मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी ननद इतनी बहादुर और दिलेर है, फिर मुझे किस बात का डर, जबकि मैं तो सच की तलाश के लिए उसके पीछे जा रही थी। थोड़ी देर बाद टीना ने पीछे मुड़कर देखा, पर भगवान का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह एक पुराना खंडर सा शायद कोई कब्रिस्तान था और टीना वहां अंदर चली गई और जाकर ना जाने क्यों वो जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। उसे ऐसा करता देख मैं तो उल्टे पैर वापस मोड़ के घर आ गई। फिर मैंने सोचा कि टीना को कैसे काबू किया जाए। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने टीना से सारी हकीकत जानना चाही। घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए टीना के आने जाने का रास्ता वो खिड़की ही था। मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई। मैंने टीना के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मुझे टीना के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। टीना ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, टीना मुझे तेरी हकीकत का अंदाजा हो गया है, पर जब तक तुम मुझे पूरी बात बता नहीं देगी मैं खिड़की नहीं खोलूंगी और तुम सुबह तक घर से बाहर ही रहोगी। घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर टीना गुस्से में आ गई और कहने लगी, अरे भाभी तुम पागल तो नहीं हो, जल्दी से खिड़की खोल लो और मुझे अंदर आने दो, जल्दी करो भाभी। अब वो मुझसे मिनती करने लगी। फिर मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी और कहा कि सारी बात सच सच बताना। जब टीना अंदर दाखिल हुई तो मुझे गुस्से से देखने लग गई और मुझे बोली, भाभी भगवान से डर खाओ, मेरे ऊपर शक करोगी या अपना भगवान से डरती हूँ। मुझे अपनी परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है, मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी, अब खोल भी दो। टीना की जल्दबाजी बता रही थी कि वह बहुत डर गई थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बताती मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। फिर वो बोली, भाभी एक बार खिड़की खोल दो तो मैं अंदर आकर आपको सारी बात बता दूंगी। यह कहते हुए टीना अलमारी की तरफ बढ़ी और पोटली उसके हाथ में थी। वो देखने के लिए मैंने उसके हाथों से वह पोटली छीन ली और कहा कि पहले मुझे ये सारी बात बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरी धमकी देने से तो वो बहुत डर गई। अच्छा बैठो भाभी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं बहुत डर गई थी। बस यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई और वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। एक दिन मैं उससे मिनती करने लग गई कि वो भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि मैं पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वह मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। उसने कहा, अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं उसकी बात मान गई और उसने जहाँ बुलाया मैं वहाँ चली गई। वो काफी बढ़िया होटल था जहाँ 50-100 लोग अक्सर बैठे रहते थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हमें सिर हिला दिया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक और लड़का वहाँ फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस जमींदार के बेटे से बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जमींदार के लड़की की नीयत का पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। 4-5 दिन बाद मुझे पता चला कि वह दूसरा लड़का भी हमारे ही कॉलेज का था। उसको जमींदार के लड़के की हरकतों का पता था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था।
उस लड़के का नाम रितेश था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे रितेश की एक बात बहुत पसंद आई कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था। इसकी खबर जमींदार के बेटे विवेक को हुई। वो बहुत ताकतवर लड़का था। उसने रितेश को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं विवेक की जान ले लेती। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। अब विवेक अपनी कमीनेपन पर उतर गया। प्रोफेसर ने रितेश को एक ऐसा काम दिया जिसको पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। अब विवेक ने अपनी चाल चली कि रितेश फेल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कहां से मिलेंगे। रितेश ने बहुत कोशिश की, पर कॉलेज के आसपास विवेक की बहुत चलती थी, इसलिए रितेश की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैंने पुराने खबरों की तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया था कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डी मिल जाती है, इसलिए मैं दिन में वह जगह देखकर आती और रात को वहां जाती। आज कुछ आखिरी चीजें रह गई थी जो मुझे पूरी करनी थी। अभी सारा कुछ पूरा हो गया। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं भी देखकर हैरान रह गई और हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी ननद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिश से उसकी शादी रितेश के साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में मेरे पति ने भी पूरा साथ दिया और हमने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। रितेश और टीना दोनों अपनी जिंदगी में आज बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।